तो चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने 68 बीपीएससी के बिहार के जो प्रश्न है उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी के जो प्रश्न जो पूछे गए थे 2022 में जो परीक्षा हुआ था, उनसे जो संबंधित जो बिहार के प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको और जूम कर दे रहा। पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा, ठीक है। मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? ठीक है, तो क्या नाम था इनका? तो इनका नाम जीवक था। और 68 बीपीएससी में, ठीक है, 33 प्रश्न आपको बिहार स्पेशल से पूछे गए थे, ठीक है, 33 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में रखना है। और 67वीं बीपीएससी से बिहार स्पेशल से कितना है जो कि अंतिम में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर बात करेंगे बिंबिसार के चिकित्सक का नाम था जीवक था, ध्यान में रखना है। और जीवक की बात करेंगे तो मगध शासक बिंबिसार के मतलब क्या थे? तो चिकित्सक थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं यहाँ पे मगध के थोड़ा राजवंश के ऊपर, यहाँ पे जो प्रश्न जो दिया हुआ तो उसको जरा आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे बिंबिसार का शासनकाल की बात करेंगे तो यहाँ पे बिंबिसार का शासनकाल 546 से 494 तक दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे 544 भी दिया रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बिंबिसार आएगा, फिर उसका पुत्र अजातशत्रु आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उदयन आएगा, ठीक है। इसको क्या कहते थे? इसको श्रेणिका फिर सेनिया कहते थे, क्योंकि इसके पास मतलब एक मतलब फिक्स आर्मी थी इसके पास। हर एक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ की थी। और पहला विवाह जो इसने किया था कौशल के शासक परिवार के साथ, इसने अपना पहला विवाह किया था। जहां की राजकुमारी की बात करेंगे, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन की बात करेंगे तो उसका क्या था? महाकोशला नाम था, ठीक है। क्या नाम था? महाकोशला देवी नाम था, ठीक है। दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र इसको मिला था, जहां से वहां इसके 1 लाख रुपए की राजस्व उस समय आती थी, ठीक है। काशी से उन्हें बड़े राजस्व की मदद भी की थी। दूसरा वैवाहिक संबंध की बात करेंगे तो पंजाब की राजकुमारी, सॉरी, वैशाली के लिच्छवी परिवार की राजकुमारी चेलना से करता है दूसरा विवाह। अब तीसरा विवाह की बात करेंगे तो पंजाब के मध्य देश की राजकुमारी की बात करेंगे, शाही करा खेमा से करता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको छेमा भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे क्या नाम है इनका, बिंबिसार का, ठीक है, तो दोनों के समकालीन थे। महावीर स्वामी के भी समकालीन थे और गौतम बुद्ध के भी क्या थे? तो ये समकालीन थे, ठीक है। हर एक वंश का शासनकाल 544 से लेकर 412 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। पीलिया से पीड़ित होने पर शाही चिकित्सक जीवक को अवंती के राजा प्रोद्योत के इलाज के लिए भी उज्जैन भेजा था, ठीक है। तो उज्जैन की राजधानी अवंती हुआ करती थी। तो अवंती के राजा जब पीलिया रोग से जब पीड़ित जब था तो यहाँ पे जीवक को भेजा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ में महात्मा बुद्ध की सेवा में भी जीवक को भेजा गया था। नियमित और अस्थायी सेना रखने पे भारतीय राजा के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके पास नियमित भी थी और अस्थायी सेना भी थी, ठीक है। उसके बाद शासक की बात करेंगे तो कौन आता था? इसका पुत्र, जिसका नाम था अजातशत्रु, ठीक है। कुनिक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे अजातशत्रु को? कुनिक के नाम से जानते थे, ठीक है। किस नाम से जानते थे? तो कुनिक के नाम से जाना जाता था। इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अपने पिता को मार डाला था, सिंहासन पे कब्जा किया था, ठीक है। सैन्य विजय के लिए जाना जाता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपने मामा पे आक्रमण किया था, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बात करेंगे तो उसके ऊपर, मामा के ऊपर जब आक्रमण किया तो अपने कजन सिस्टर से उसने विवाह भी की थी। प्रसेनजीत की बेटी का नाम क्या था? वजीरा था। आक्रमण करने का कारण क्या था? हरेक नरेश बिंबिसार को क्या मिला था? हरेक नरेश बिंबिसार को काशी को दहेज के रूप में मिला था। लेकिन जब बिंबिसार की जब इसने हत्या कर दी तो काशी को प्रसेनजीत के द्वारा वापस ले लिया गया। तो इसने मतलब क्या किया? अपने मामा के घर पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। काशी पर पुनः फिर से इसका अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो बाद में मामा ने भी इसके साथ संधि कर ली। अपनी पुत्री वजीरा का इसके साथ क्या किया? तो विवाह कर दिया था, ठीक है। बज्जी महासंघ के विरुद्ध युद्ध किया और 16 वर्षों के युद्ध के बाद उसे पराजित किया था। काफी लंबा समय तक युद्ध चला था। काशी और वैशाली को छोड़कर मगध को शक्तिशाली बनाया। काशी और वैशाली को जोड़ के मगध को क्या किया? इसने शक्तिशाली बनाया। गंगा नदी के तट पर पाटली नामक गांव में राजगृह का किला और एक चौकीदार मतलब जल दुर्ग भी इसने बनवाए थे, ठीक है। और इसके समय में क्या होता? बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। कौन सा बौद्ध परिषद बुलाई गई थी? राजगृह में पहली बौद्ध परिषद की बात करेंगे तो इसी के शासनकाल में। उसके बाद उसका पुत्र बनता उदयन बनता है, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। राजधानी को राजगृह से मतलब क्या किया? तो पाटलिपुत्र वापस लेके चला गया, ठीक है। तो ये आपका जो था मुख्यतः पहला क्वेश्चन के इतने सोल्यूशन थे। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि बिहार स्पेशल में 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या नाम था? तो बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो क्या बताएंगे? बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ध्यान में रखना, बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। उन्होंने 1199 ईस्वी में बिहार के किलेबंद विश्वविद्यालय, ठीक है, हिसार बिहार पे हमला किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसको किस नाम से जानते थे?
किस बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस विद्यालय पे होता है? विश्वविद्यालय पे, नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला करता है, ठीक है। बिहार शरीफ पे आक्रमण किया और उदंतपुरी महाविहार को किया उसने लूट लिया। बिहार शरीफ उपखंड में बख्तियारपुर स्थान का नाम संभवतः तुर्की विजय के बाद अपने नाम पे ही इसने रखा था, बख्तियारपुर, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन आपको किसमें मिलता है? तबकात नासरी में मिलता है, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया तबकात नासरी। और तबकात नासरी के लेखक कौन है तो क्या बताएंगे? मिहनाज ए सिराज। क्या नाम है लेखक का? नाम क्या है? तो मिहनाज ए सिराज की बात करेंगे तो तबकात नासरी के क्या है लेखक है, ठीक है। उन्होंने 1206 ईस्वी में एक दुर्भाग्यपूर्ण अभियान तिब्बत अभियान शुरू किया और अली मर्दान द्वारा बंगाल लौटने पर उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की तो क्या बताएंगे? अली मर्दान ने क्या किया था? बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? क्या बताएंगे? डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे, ब्रिज बिहारी प्रसाद थे, बीपी मंडल थे, या फिर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे? कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की बात करेंगे तो बिहार के पहले राज्यपाल बनाए गए थे, ठीक है। इनको लॉर्ड सिन्हा के नाम से भी जानते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले क्या थे? राज्यपाल थे। और 1921 में, ठीक, 1921 में बिहार उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में जान लेते तो वह एक प्रमुख ब्रिटिश भारतीय वकील और राजनेता थे। 1920 में बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल बने थे। 21 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1905 में बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल भी ये रहे थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1909 में ही बन गए थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पहले भारतीय सदस्य भी थे, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो हाउसेस है वहां पे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, दूसरा की बात करेंगे तो हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चुने गए थे, ठीक है। 1915 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। कब? तो 1915 के बंबई अधिवेशन में, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो क्या बताएंगे? संथाल विद्रोह के नेता क्या हो जाएंगे? तो सिद्धू और कान्हू, ठीक है, क्या हो जाएंगे? सिद्धू और कान्हू की बात करेंगे तो संथाल विद्रोह का नेता थे। साथ में क्या आ जाएंगे? तो चांद और भैरव, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग से बन रहे होंगे क्योंकि काफी डिटेल से इस सारी चीजों को करवाया गया है, ठीक है। तो ये सब आसान प्रश्न है, बनना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता की बात करें कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू की बात करेंगे, संथाल विद्रोह के नेता थे, ठीक है। इसको किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? जो हूल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हूल। हूल का मतलब क्या होता है? हूल का मतलब होता है महान हलचल। क्या होता है? महान हलचल के नाम से भी हूल को जानते हैं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। 30 जून 1855 को विद्रोह शुरू हुआ और 10 नवंबर 1855 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया, ठीक है। और लगभग 1856 तक विद्रोह जो था चलते रहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विद्रोह का नेतृत्व की बात करेंगे तो 4 भाई बहनों ने किया था। 2 बहन थी, 4 भाई थे, ठीक है। सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, ठीक है। बहन का नाम क्या था? झालो और फूलो, ठीक है। बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो बिहार में चौरी विद्रोह की बात करेंगे तो 1798 में बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार में चौरी विद्रोह की बात करें कब हुआ था? 1798 में हुआ था। अब बिहार के कुछ आदिवासी विद्रोह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। भूमिज विद्रोह 32-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो गंगा नारायण हंगामा के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो 31-32 में आपको कोल विद्रोह हुआ था। नेता कौन था? बुद्धू भगत। कौन थे कोल विद्रोह के नेता? तो बुद्धू भगत की बात करेंगे तो कोल विद्रोह को क्या थे? नेता थे, ठीक है। बिहार को, ठीक है, उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष अलग किया गया था? कब अलग किया गया? तो 1936 को, ठीक है। बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, सॉरी, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, ठीक है। और बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो 1912 में, ठीक है। अब बताना है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 ईस्वी में। पूरे 2000 में क्या होता है? झारखंड अलग होता है, ठीक है। तो इसको भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। 2012 तक बिहार अंग्रेजों के अधीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, ठीक है। और 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश शासित भारत के अलग अलग प्रांत बन गए थे, ठीक है। इसलिए उड़ीसा की बात करेंगे तो बिहार से अलग किया गया था। कब अलग किया गया था? ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब अलग किया गया था? तो ध्यान में रखना है 1935 में, सॉरी 1936 में।
खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्स फोर्ट का मारने का प्रयत्न किया? तो वह स्थान था, ध्यान में रखेंगे, मुजफ्फरपुर वह स्थान था। ठीक है, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और उनके साथी का नाम क्या था? प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, लेकिन बम जो था, जिस बग्गी पे बम गिरा उस बग्गी में खुदीराम क्या नाम था इसका, किंग्स फोर्ट नहीं था। उस बग्गी में बात करेंगे तो सिर्फ प्रिंगले कैनेडी मतलब उनकी पत्नी थी और साथ में बेटी थी जो उस बम कांड में मारी गई। ठीक है, हालांकि बम मुजफ्फरपुर का जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के लिए था जिसने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे भारी सजा सुनाकर खुद को बेहद अलोकप्रिय बना दिया था। ठीक है, खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। ठीक है, अगर पूछा जाए खुदीराम बोस के वकील कौन थे, तो खुदीराम बोस के वकील की बात करेंगे तो कालिदास बसु थे। ठीक है, जो कि मुजफ्फरपुर के कौन थे? वकील थे कालिदास बसु, उन्होंने मतलब इनका केस लड़ा था। ठीक है, अब बात करेंगे आजाद दास्ता किस आंदोलन का बिहार में सक्रिय रहा? तो आजाद दास्ता बताएंगे आप भारत छोड़ो आंदोलन। कब था सक्रिय ये? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सक्रिय था। ठीक है, आजाद दास्ता के गठन करने में योगदान किनका था? तो जयप्रकाश नारायण जी का मुख्यतः क्या था इसमें योगदान था। आजाद दास्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिए, सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन एक स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। संगठन का उद्देश्य क्या था? तो मुख्यतः सरकारी तंत्र और सैन्य परिशिक्षण को क्या करना? पंगु बनाना, मतलब तोड़ फोड़ करना, कम्युनिकेशन को खराब करना, कम्युनिकेशन को खराब करना, ताकि ब्रिटिश सरकार मतलब पूरी तरीके से लेम हो जाए। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्य प्रशिक्षक की बात करेंगे। ठीक है, ये आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? तो ध्यान रखें, क्या नाम था? सरदार नित्यानंद सिंह थे। ठीक है, और इसकी शिविर कहां पे लगाई जाती थी? तो इसकी पहला शिविर नेपाल में स्थापित किया गया था, जहां मधुबनी आजाद दस्ता का मुख्यालय भी स्थित था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षित दिया जाता था, मुख्यतः ब्रिटिश सरकार के संचार सुविधा को या फिर उनका जो स्ट्रक्चर जो है उनको मतलब क्या करना? नुकसान पहुंचाना था। आप चलते, बहुत सुंदर प्रश्न है। 1942 में जयप्रकाश नारायण जी किस अवसर पर हजारीबाग जेल से भाग निकले? ठीक है, तो दिन था दिवाली का, दिवाली का दिन उन्होंने चुना था हजारीबाग जेल से भागने के लिए। ठीक है, हजारीबाग जेल से भागने में इनकी मदद किसने की थी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग जेल से भागने में, ठीक है, इनकी मदद की थी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। ठीक है, जेल को ये लोग भागे थे कैसे? तो धोती पहनते थे उस समय। क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। बहुत सारे धोती को इन्होंने क्या किया था? बांध के, धोती को आपस में बांध के काफी गठजोड़ तैयार करके और धोती की मदद से ये लोग क्या किए थे? जेल से भाग गए थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो 1942 में दिवाली के अवसर पे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद हजारीबाग जेल में कैद कई स्वतंत्रता सेनानियों ने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित करने की आवश्यकता महसूस की। ठीक है, जेल से कौन कौन भागे थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, 9 नवंबर 1942 को उनमें से कई चमत्कारी रूप से मतलब क्या हुआ? जेल से भाग निकले। जेल से भागने वाले में कौन थे? तो जेल से भागने जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, रामानंद मिश्रा थे, योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण सिंह थे, गुलाब सोनार, नाम इंपोर्टेंट है, शालिग्राम सिंह। इसमें से कौन पकड़े गए थे दोबारा? इनमें से कौन दोबारा पकड़े गए थे? किसी को याद है? इसमें से एक व्यक्ति दोबारा पकड़े, हालांकि बाद में तो सब पकड़े जाते लेकिन योगेंद्र तुरंत शुक्ल पकड़े को जाते। पकड़ा गया था सर, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल दोनों को। शालिग्राम सिंह को नहीं पकड़ा गया था? शालिग्राम सिंह को मुझे भी आई थिंक मुजफ्फरपुर में किसको पकड़ा गया था? इन्हीं को रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को ना भागने के बाद नहीं, दोबारा जब गिरफ्तार हुए तो मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया था। मुजफ्फरपुर में जयप्रकाश नहीं, शालिग्राम सिंह या फिर योगेंद्र था। शुक्ल होगा। ठीक है, शायद शालिग्राम सिंह द्वारा गिरफ्तार हुए थे, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल या फिर शालिग्राम सिंह हो गए, जो कि मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके फिर इनको पटना ले जाके, पटना से मतलब इनको कौन सा जेल में ले गया गया था? तो किसी जेल में इनको रखा गया था फिर दोबारा, या तो शालिग्राम सिंह हो गया या फिर योगेंद्र शुक्ल। शायद शालिग्राम सिंह को गिरफ्तार किया गया था, चेक कर लीजिए। दिया ठीक है, हुआ है इसमें। दिया हुआ है। जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा को 5,500 रुपये और अन्य 3 को 2,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा को 5,500 रुपये, अन्य 3 को 2,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया। भाग कर वो गया जिले के सीमा में प्रवेश कर गए, जहां से उन्होंने अपने आप को क्या किया? 2 गुटों में क्या किया? विभाजित कर लिया। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब सिंह का एक समूह उत्तर बिहार गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, ये योगेंद्र शुक्ल को, ठीक है, योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट के पास योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार करके बक्सर जेल में भेज दिया गया। बिल्कुल, पटना से बक्सर भेजा गया। पहले मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करेंगे, फिर उनको पटना ले गया गया, पटना से फिर उनको बक्सर जेल में इनको, ठीक है, भेज दिया जाता है। योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार किया गया था मुजफ्फरपुर से, नाम में कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्रा, शालिग्राम सिंह सहित अन्य समूह मतलब क्या? बनारस की ओर मतलब पट गए। ठीक है, चलिए प्रथम बौद्ध संगति की बताएंगे, कहां पे हुआ? तो राजगिरी में हुआ था। कहां पे?
राजगृह में हुआ था। किसका शासनकाल था? तो अजात शत्रु का शासनकाल था राजगृह में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति 783 ईसा पूर्व में सप्तगर्णी गुफा राजगृह में, महाकश्यप जो थे अध्यक्ष थे, और शासनकाल की बात करेंगे हर्यक वंश के अजातशत्रु का था, ठीक है। क्या हुआ इसमें? तो आनंद रूपाली द्वारा सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। दूसरे बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ठीक 100 साल बाद, ठीक है, 383 में, कहां पे? वैशाली में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी थे, ठीक है। शासक कौन था? तो ध्यान में, शिशुनाग वंश का शासक था जिसका नाम था काला अशोक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? बौद्ध का मतलब बंटवारा होता है, पूर्ण रूप से बंटवारा तो फोर्थ में होता है, लेकिन अभी क्या होता है, स्थविर और महासंगीत में क्या होता है, बौद्ध धर्म का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 250 होता है, कहीं कहीं पे 251 ईसा पूर्व भी आपको देखने को मिलेगा। कहां पे होता है? पाटलिपुत्र में होता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस से, ठीक है। अगर पूछा जाएगा शासनकाल किसका था, तो अशोक का शासनकाल था। क्या होता है? तो यहाँ पे तो क्या था, प्रथम बौद्ध संगीति में आप देखोगे विनय पिटक और साथ में सूत पिटक की रचना की गई थी, और यहाँ पे किसका होगा? तीसरा अधिदम पिटक। अधिदम पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म का दर्शन जो है आपका अधिदम पिटक में है, ठीक है। विनय पिटक में क्या है? तो जो लोग संघ में जो आते थे तो उनके लिए नियम जो था विनय पिटक में था, ठीक है। सूत पिटक में क्या है? तो सूत पिटक में बुद्ध भगवान के, ठीक है, आदर्श, ठीक है, उनके आदर्श वाक्य की बात करेंगे, वो आपको सूत पिटक में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप तीसरा बौद्ध संगीत, इन परिषद में मिशनरियों के विश्व के विभिन्न भागों में भेजने का भी निर्णय लिया गया था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करेंगे तो प्रथम शताब्दी, ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी। कहां पे होता है? तो कुंडलवन कश्मीर में होता है। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरित। कौन सी किताब थी? बुद्ध चरित किताब को किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। किस भाषा में लिखा गया है? पाली में या फिर संस्कृत में है बुद्ध चरित? तो क्या बताएंगे? ठीक है, संस्कृत में लिखा गया पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बौद्ध का रामायण कहा जाता है इसको। शासक कौन था इस समय? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। यहाँ पे क्या होता है? तो बौद्ध धर्म हिनयान और महायान में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। दूसरा वाला में स्थाविर और महासंघिक में विभाजन होता है, स्थाविर और महासंघक में, और यहाँ पे विभाजन होता है हिनयान और महायान में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें से महायान की बात करें, महायान को परिवर्तनवादी कहा गया था। क्या कहा गया था? परिवर्तनवादी, ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए, परिवर्तनवादी मतलब बौद्ध भगवान के जो मुख्य सिद्धांत थे उस पर विश्वास वगैरह नहीं करते थे, मूर्ति पूजा के लोग बन गए थे, ठीक है। और बुद्ध भगवान को भगवान की तरह पूजना शुरू कर लिया था, ठीक है। जबकि हिनयान वाला है, बुद्ध भगवान को एक महान इंसान, ठीक है, की तरह वो पूछते थे, उनके आदर्शों में विश्वास रखते थे, ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बिहार का क्षेत्रफल की बात करेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान। बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना परसेंट? 2.86%। कितना? 2.86% की बात करेंगे क्षेत्रफल है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे, ब्राह्मण स्थान पे कहीं के पे तिरहमा भी दिया रहता है। क्या होगा? ब्राह्मा होगा या फिर तिरहमा होगा? क्या बताएंगे? बारहवां होगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं विस्तार की बात करते हैं। तो विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में 483 किलोमीटर है, ठीक है। तो बिहार की जरा हम लोग चौहद्दी के ऊपर बात करें, उत्तर में क्या पड़ता है? तो उत्तर में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है, किसके साथ? नेपाल के साथ, ठीक है। पूरब में क्या है? पूरब में पूरब में पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ध्यान रखिए। दक्षिण में कौन होगा? दक्षिण में झारखंड में, ठीक है। पश्चिम में क्या होगा? पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, किस नदी को बिहार का शोक कहते थे? बिहार का शोक कहा जाता है आपको कोसी नदी को, ठीक है। कोसी नदी की बात करें, गंगा में कहाँ पे मिलती है कोसी नदी? जब मैं नदी पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कहाँ पे कोसी नदी, बिल्कुल, ठीक है, कटिहार कुर्सेला में क्या होता है? तो गंगा में कोसी नदी क्या होती है? मिलती है। बिहार का शोक कहा जाता है, बहुत ज्यादा मार्ग बदलती है, ध्यान में ये भी रखना है, ठीक है। आती कहाँ से है? तो नेपाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ से आती है? तो नेपाल से आती है, ठीक है। और कहाँ पे प्रवेश करती है ये? नेपाल। तो कटिहार गंगा में मिल जाती है, कहाँ पे? कुर्सेला कटिहार में, ठीक है। इसकी 7 ऊपरी सहायक नदियों के कारण इसको नेपाल में इसको किसी सप्तकोशी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह नेपाल में हनुमान नगर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। नेपाल से
हनुमान नगर के पास में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में इस लंबाई की बात करेंगे तो बिहार में नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर के पास में है, ठीक है, 260 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है। सहायक नदी की बात बागमती, कमला बलान, भूती बलान और त्रिजुगा, ठीक है, इसके क्या है, सहायक नदी है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे तेलहर कुंड। तेलहर कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कैमूर में, ठीक है, ध्यान में, किस जिले में स्थित है, सॉरी, तो तेलहर कुंड जलप्रपात आपको कहां पर मिलेगा, तो आपको कहां पर मिलेगा, कैमूर में आपको तेलहर कुंड जलप्रपात मिलेगा, ठीक है। ककोला तो आपको कहां पर मिलेगा, नवादा में मिलेगा। करकट की बात करेंगे आपको कैमूर में मिलेगा। तेलहर कुंड की बात करेंगे तेलहर जलप्रपात या फिर तेलहर कुंड आपको कैमूर में मिलेगा। मंझर और धुआं कुंड की बात करेंगे तो रोहतास में मिलेगा। मंझर और धुआं कुंड कहां पे मिलेगा, रोहतास में, ठीक है, सासाराम रोहतास में मिलेगा। बिहार की, ठीक है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है, तो कुशेश्वर झील है, ठीक है, कुशेश्वर झील है। कुशेश्वर झील आपको किस जिला में मिलेगा, कुशेश्वर झील, ठीक है, दरभंगा में है। बेगूसराय में, दरभंगा में कुशेश्वर झील, ठीक है। कांवड़ झील का, बेगूसराय में है, ये कांवड़ झील आंसर बेगूसराय में, गलत ध्यान लिया रखें। है। क्या, ये कांवड़ झील होना चाहिए ना आंसर। एशिया का सबसे बड़ा मीठे एशिया पानी का का गोखुर सबसे झील बड़े मीठे कांवड़ है। पानी का गोखुर झील कुशेश्वर झील नहीं, कांवड़ होना चाहिए, नहीं, सॉल्यूशन कांवड़ का नहीं दिया है, यार, आंसर में सी मार कुशेश्वर दिया है, तभी ठीक है। क्या होगा, ना तो ध्यान में इसको रखेंगे, साइड रामसर साइड घोषित किया गया। कांवड़ झील ध्यान में रखेंगे। इसको रामसर से 2020 में इसको घोषित किया गया है, ठीक है। आंसर गलत ले लिया है इसका, कांवड़ झील होगा। बिहार में एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, बेगूसराय के मझौल गांव में है, ठीक है, बिहार का। अब ये एकमात्र रामसर स्थल नहीं, ठीक है, बिहार में अब 3 रामसर स्थल हो गया, ठीक है। नागा, ठीक है, ना नागा नकटी, ठीक है, कहां पे पड़ेगा नागा नकटी, किस जिला में है, जम्मू जमुई, ठीक है, जम्मू हाँ। जमुई में है, ठीक है। नागा नकटी कहाँ पे, जमुई में। तो बिहार में अब 3 रामसर स्थल हो गए, लेकिन बहुत दिन तक केवल अकेला रामसर स्थल था। 2020 में इसको रामसर स्थल इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों का आकर्षित करता है जो सर्दियों के महीनों के दौरान मध्य एशिया के सभी हिस्सों से आते हैं, ठीक है। अनुपम झील की बात करेंगे तो कैमूर में पड़ेगा आपको। ये कुशेश्वर झील की बात दरभंगा में है, और घोघा झील की बात करेंगे तो कटिहार में है, ठीक है। जबकि बात करेंगे, ठीक है, काबर ताल की बात करें बेगूसराय में, ठीक है। बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है, तो जमुई में है। क्या पता कब निकलेगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल पता है यही से जमुई में है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सोने का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक। कितना टन है, तो यहाँ पे जीएसआई की रिपोर्ट की बात करें तो 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क है, ठीक है। और लगभग 205.8 मिलियन टन सोने का भंडार होने का अनुमान है, ठीक है। जमुई बिहार में के मुंगेर संभाग का हिस्सा है। किस प्रमंडल में पड़ता है, तो मुंगेर में पड़ता है, ठीक है। बिहार के किस जिलों को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। भागलपुर की बात करेंगे तो किसके, गंगा के किनारे है कि नहीं भागलपुर, भागलपुर गंगा के किनारे है कि नहीं, जी सर है। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, गंगा के किनारे आपको भागलपुर होगा, ठीक है। बिहार के मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और बांका जिलों झारखंड के गोड्डा और साहबगंज जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। भागलपुर जिले के 3 अनुमंडल शामिल है, ठीक है, कौन है, भागलपुर सदर, कहलगांव, नौगछिया, ठीक है। तो भागलपुर जिले में 3 अनुमंडल, मतलब 3 गो एसडीएम का पद है वहां पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है, तो बहुत आसान है। इसको महिला की बात करेंगे तो 51.50। आप पुरुष की बात कर पुरुष की बात, टोटल की बात करेंगे तो 61 दशमलव समथिंग है ना सर, 61 दशमलव समथिंग है। और पुरुष की बात करेंगे तो 71 दशमलव समथिंग है, 51, 61, 71 ऐसा ही कुछ डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी होगा, जरा हम लोग बात कर लेते हैं इस पे। हाँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, महिला 51 है, टोटल साक्षरता 61 है, अब पुरुष की बात करें कितना, 71 है, ठीक है। तो 51, 61, 71, महिला सबसे कम। एवरेज की बात करेंगे पुरुष और महिला जोड़ के तो कितना है, 61 है, ठीक है। और पुरुष की बात करें 71 है। साक्षरता दर महिला की बात करेंगे तो कितना है, सॉरी, महिला की बात करेंगे टोटल साक्षरता दर कितना महिला का, भारत में महिला का 65.400 दिया हुआ है, पुरुष का 82 है, और कंप्लीट साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.4% है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व विकास का कितना, भारत का कितना जनसंख्या घनत्व, 1106, ठीक है। और भारत का कितना है, मात्र 382, ठीक है।
बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन का चयन करें तो हम लोग को आर्थिक सर्वेक्षण नहीं लगाना है, ठीक है, स्किप करते इसको। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। ये तो बहुत दिन से बढ़ा नहीं है, ठीक है, इसको स्किप करना है, ठीक है। अब आते हैं, हाँ ठीक है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर पर बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा पटना, ठीक है, नालंदा, पटना, नालंदा से ज्यादा मुंगेर, मुंगेर से ज्यादा पटना में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि पटना में शहरीकरण कितना है? 44.3% है। हो जाएगा ना। बढ़ते क्रम बोल रहा था, घटते, बढ़ते क्रम से कम से ही ना ज्यादा में जाएंगे, ठीक तो दिया हुआ है, जो सबसे कम रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा वाला सबसे बाद में। ये नंबर कैसे हो जाएगा? नालंदा से ज्यादा मुंगेर है, मुंगेर से ज्यादा पटना है, तो यही तो बढ़ते क्रम है, ठीक है। सबसे ज्यादा पटना में है, फिर किसका है? मुंगेर में है, और फिर नालंदा में है, तो सबसे कम नालंदा, तो नालंदा को इसे दिखाएंगे ना, ठीक तो है, उससे ज्यादा मुंगेर और उससे ज्यादा पटना, ठीक। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुपात है? तो हटाइए, जरूरत नहीं हम लोग को, ये सब करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन तो इसमें देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बिहार के किस जिले में माता सीता की दुनिया की सबसे ऊंची 251 मीटर की प्रतिमा का निर्माण करवाया जा रहा है? तो सीतामढ़ी में करवाया जा रहा है, ठीक है, ये तो काफी चर्चा में अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सीतामढ़ी के कहाँ पे? पुनौरा में, कहाँ पे? पुनौरा पुनौरा। में, ठीक है, लेकिन पुनौरा से आगे है ये, ठीक है, पुनौरा सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के, ठीक है, राघवपुर बखरी गांव में किया जा रहा है, ठीक है। तो सीतामढ़ी में ही ना, सीतामढ़ी से कितना 500 किलोमीटर आपको दूर आपको डुमरा मिलेगा, ठीक है, एक जगह है, ठीक है, वहां पे राघवपुर बखरी गांव में किया जा रहा है। गांव का नाम ध्यान में रखिएगा, राघवपुर बखरी गांव है, ठीक है। और कहते हैं सीता माता का जन्म जो था यहीं पे हुआ था, राजा जनक जब हल चला रहे थे, ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी, तो राजा जनक बोला से राजा जब खुद से जब खेत जोतेगा, खुद से जब हल चलाएगा तो बारिश होगी, ठीक है। तो राजा जनक जब हल चलाने लगे तो सीता माता घरे से प्रकट हुई, ऐसा मानते हैं। मिट्टी के बर्तन में एक शिशु के रूप में उनका जन्म पाया जाता है, ठीक है, जबकि विदेह के राजा जनक यज्ञ के एक भाग के रूप में खेत की जुताई कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लालन पारा राजा जनक की दत्तक पुत्री के रूप में होता है, ठीक है। सीता माता का, सीतामढ़ी का नाम माता सीता के नाम से लिया गया। उस विकल्प को चुनो जो बिहार के 7 नीचे पार्ट 2 का योजना का हिस्सा में सभी के लिए एयरवेज, ठीक है, मतलब सभी के लिए हवाई जहाज की यात्रा करवाना एयरवेज, ऐसा कुछ नहीं था 7 नीचे 2 की। क्या क्या है 7 नीचे 2? तो इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर क्षेत्र तक पानी, ठीक है, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्क सबके, ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबके लिए क्या है? स्वास्थ्य सुविधा। तो 7 नीचे भाग 2, ठीक है, अभी 3 तो आया नहीं है, नहीं ना आया है 3, नहीं। ठीक है, तो 3 अभी तक आपकी नहीं आई, ठीक है। मैं सोच रहा था इसके पीडीएफ को पढ़ाने का, ठीक है, 71 बीपीएस में, लेकिन इसकी भाषा ठीक नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक इसमें बहुत ज्यादा है, केबीसी नैनो ही ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुने, ठीक है। तो सबसे कम तो ध्यान में रखिएगा, शिवहर हमारा बेचारा सबसे पीछे रहता है, ठीक है। तो बाकी सारा ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। शिवहर से आप चाहोगे तो इसको काट के बना दो, उसका अररिया है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर किशनगंज है, फिर आपका नवादा है, ठीक है। नवादा जिला बिहार के किस बिहार नवादा जिला किस राज्य का सीमा बनाती है? झारखंड के साथ। झारखंड से लगता है। झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। क्या मिलता है नवादा में? कौन सा खनिज मिलता है? ये अब्रक मिलता है। क्या अबरख मिलता है? गया, अब्रक हाँ मिलता है, गया ठीक, नवादा अबरख के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नवादा का 23,400 रुपया है, ठीक है, तो कब का डाटा है सो नहीं पता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सर मनोज तिवारी उसी समय का था, ठीक है, बाद में चेंज भी हो गया, ठीक है। लोक गायक मैथिली ठाकुर की बात करेंगे तो मधुबनी जिले के बेनीपेटे के रहने वाली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाल में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड ड्रिंकिंग स्टेशन खोला गया? तो कहाँ पे खोला गया था बर्ड ड्रिंकिंग स्टेशन? ठीक है, तो भागलपुर में खोला गया। कहाँ पे? भागलपुर। तो ये पूछा जा सकता है बर्ड ड्रिंकिंग स्टेशन कहाँ पे? भागलपुर में, ठीक है। क्या है? तो भागलपुर में प्रवासी पक्षियों का अवलोकन, अनुसंधान और निगरानी का करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भागलपुर में कंबोडिया और असम के बाद भागलपुर प्रवासी पक्षियों के लिए 3 ज्ञात प्रजनन स्थलों में से एक है, ठीक है। अन्य 3 कौन कौन है? तो ध्यान में रखना, तमिलनाडु, जयपुर और ओडिशा भुवनेश्वर में है। ऑपरेशन प्रहार क्या है बिहार में? ऑपरेशन प्रहार तो शराबबंदी से संबंधित ऑपरेशन प्रहार, ठीक है। अब बिहार में शराबबंदी किस साल में हुआ था बिहार में शराबबंदी? 2016 में। देखो इसको सब याद है, 2016 में शराबबंदी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है।
बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आज 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है, जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रश्न क्या, बिहार निम्नलिखित में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना प्रारंभ किया? ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपको गिद्ध संरक्षण योजना की मतलब क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वीटीआर की बात करें इसका मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व होता है। ठीक है, ध्यान रखो, वहां पे क्या है, गिद्ध संरक्षण स्थापित किया गया है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध किससे है? ठीक है, सुनंदनी कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ये कार्यक्रम का संबंध है। ठीक है, ये सब 2020 का, इसलिए भला ही आपसे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 67वीं बीपीएससी का एग्जाम फिर कैंसिल भी हो गई थी ना, तो 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम जो कैंसिल जो हुई थी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी जो एक बार एग्जाम कैंसिल भी हो गई थी तो उसका भी प्रश्न दिया हुआ है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग 67वीं बीपीएससी का जो ओरिजिनल एग्जाम जो था उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, कैंसिल वाला कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है।